नमस्कार, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। उत्तराखंड चुनाव 2012 पर आधारित हमारी खास प्रस्तुति वोट करेगा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तरकाशी, उत्तराखंड के इतिहास और सौंदर्य की कहानी जिसके बिना अधूरी मानी जाती है। आज की प्रस्तुति में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र और उत्तराखंड के जनजीवन, वहां की संस्कृति और वहां की राजनीति को कहीं गहराई से समझने वाले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष उप्रेती। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने सफर को आगे बढ़ाएं, आइए चलते हैं एक पौराणिक और आध्यात्मिक धरती के सफरनामे पर, जिसके दर्शन की कामना हर श्रद्धालु रखता है। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों में से एक है उत्तरकाशी। विश्वनाथ मंदिर के कारण ही इसका नाम उत्तरकाशी पड़ा है। उत्तराखंड के सुरम्य व मनोरम स्थल उत्तरकाशी को देवाधिदेव भगवान शंकर का निवास माना जाता है और यह कहा जाता है कि उन्होंने इस स्थान पर गोपी का रूप धारण करके तप किया था। जिस जगह उन्होंने तपस्या की वह स्थान आज भी गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना परशुराम जी द्वारा की गई और 1857 में महारानी कांति ने इस मंदिर की मरम्मत करवाई। मंदिर में स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। उत्तरकाशी ऋषिकेश से 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर भागीरथी के तट पर बसा है। उत्तरकाशी धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन लुभावनी है। यहाँ एक तरफ पहाड़ों के बीच बहती नदियों का अनुपम दृश्य है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर अवस्थित घने जंगल प्रकृति के अनुपम सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। पहाड़ों की चढ़ाई का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों के दल बल यहाँ हमेशा उपस्थित रहते हैं। पुराणों में इसे सौम्य काशी भी कहा जाता है। इसके उत्तर में 80 गंगा और पश्चिम में वर्णा नदी है। उत्तरकाशी में ही है यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर, जिनमें श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उत्तरकाशी एक पौराणिक और आध्यात्मिक धरती है, जिसके दर्शन की कामना हर श्रद्धालु रखता है, जिसकी भगवान शिव में अटूट आस्था है और शायद इसीलिए उत्तराखंड के इतिहास और सौंदर्य की कहानी उत्तरकाशी के बिना अधूरी मानी जाती है। इससे पहले कि हम उत्तरकाशी जिले की 3 विधानसभा सीटों यमुनोत्री, गंगोत्री और पुरोला विधानसभा का एक लेखा जोखा प्रस्तुत करें और उस पर जाने अपने विशेषज्ञों की राय, आपको परोसते हैं कुछ चटपटी खबरें चुनावी चटपट में। 30 जनवरी को होने वाले उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस अपनी प्रतिद्वंदी भाजपा से प्रचार अभियान में कहीं कोसों आगे दिखती है। जब उत्तराखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, कांग्रेस का 70 विधानसभा में से 50 पर तो चुनाव अभियान जोर पकड़ चुका था। राहुल गांधी पहले ही देहरादून के परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली कर चुके थे। सोनिया की उत्तराखंड रैली तब भले ही कैंसिल हो गई हो, पर सोनिया एक बार फिर से उत्तराखंड में अपने दमखम के साथ उतर रही हैं। टिहरी से वो अपने प्रचार अभियान का श्री गणेश भी कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री 20 जनवरी को रुद्रपुर में रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी की रैली ऋषिकेश में हो रही है। राज बब्बर भी उत्तराखंड में अपना दमखम लगा रहे हैं। राज बब्बर के जवाब में भाजपा ने शत्रुघ्न सिन्हा व स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। नितिन गडकरी खुद उत्तराखंड में पार्टी के प्रचार अभियान में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और कई जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। 21 जनवरी से टीम अन्ना भी उत्तराखंड में अपना डेरा डंडा जमा रही है। यह थी चुनावी चटपट। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलने वाले हैं गंगोत्री विधानसभा के सफर पर। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार, हम यूं गए और यूं आए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम वोट करेगा उत्तराखंड में। जैसे हिमनद के मुहाने पर झुक जाता है बादल का टुकड़ा, जैसे हवा लिपट जाती है देह से, जैसे झील की पलकों के कोरों में प्रतिबिंबित होती है अलसाए से चांद की छवि। सो इतना तो तय है कि जब बात गंगोत्री की होगी तो मन की भावनाएं भगीरथी के मानिंद ही उद्दाम वेग से बह निकलेगी। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र सीमावर्ती इलाके में अवस्थित है, जिसकी सीमा चीन से मिलती है। 2 तहसील भटवारी और डुंडा को मिलाकर यह सीट बनी है। पिछड़ा क्षेत्र है, सड़कें पहुंची तो है पर जर्जर हालत में है। गंगोत्री राजमार्ग तो है, फिलहाल उसके चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, पर जब 4 धाम की यात्रा का सीजन था तो उसे 1 माह के लिए बंद करना पड़ा था। ये कृषि बहुल क्षेत्र है, सेब का उत्पादन और दालों की पैदावार अच्छी होती है। यहाँ का विल्सन वैरायटी का सेब दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। बहुत ही उत्तम क्वालिटी का सेब है यह। सेब के एक्सपोर्ट के लिए दिल्ली और मेरठ से व्यापारी आते तो हैं, पर सड़कों की जर्जर हालत के कारण बहुत कम ही माल ले जा पाते हैं। लंबे समय से डुंडा और भटवारी तहसील को अति पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की मांग उठ रही है, पर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा, इनका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। केंद्र सरकार ने लोहारी नागपाल केंद्र की 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना शुरू की थी। परियोजना का 60% काम अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि केंद्र ने गंगा बचाओ मूवमेंट के चलते यह योजना निरस्त कर दी। राज्य सरकार की पाला मनेरी 480 मेगावाट की परियोजना 20% काम के बाद बंद कर दी गई है और राज्य सरकार की भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित थी, लेकिन वह भी गंगा बचाओ अभियान के चलते बंद करनी पड़ी है। इससे पाला मनेरी और लोहारी के लोगों को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। इसका ठीकरा वे केंद्र सरकार के सिर फोड़ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी चाहते हैं कि इन योजनाओं को फिर से शुरू किया जाए। कांग्रेस ने यहाँ से विजय पाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो भाजपा ने अपने वर्तमान विधायक गोपाल सिंह रावत को मैदान में उतारा है। आशुतोष जी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो क्षेत्र है ये सीमावर्ती होने के नाते यहाँ की एक विशेष समस्याएं हैं। एक तो यहाँ पर जो विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई थी वो पर्यावरण को देखते हुए पर्यावरण के नाम पर केंद्र सरकार ने उन पर रोक लगा दी है। इसको गंगा बचाओ मूवमेंट है और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसकी वजह से जो है यहाँ पर्यावरण को ये परियोजनाओं को रोक दिया गया है। इसकी वजह से यहाँ के लोगों में काफ़ी रोष है। निश्चित है कि जब परियोजना शुरू होती तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता और उससे जो बिजली उत्पादन, जिसको एनर्जी एक स्टेट बनाने की बात कांग्रेस और बीजेपी दोनों कहते रहे हैं, उसकी वजह से इन परियोजनाओं के बंद होने से निश्चित रूप से उनको नुकसान होगा। और ये यहाँ का एक मुख्य मुद्दा भी बन के उभर रहा है कि जब यह पर्यावरण के नाम पर, पर्यावरण बचाने के नाम पर अगर आप परियोजना शुरू ही नहीं करेंगे तो इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा? अरविंद जी, गंगा बचाओ मूवमेंट क्या आपको लगता है? नहीं, ये सारा ही मसला जो है ये कम्प्लेक्स है पूरे उत्तराखंड के मामले में, यहीं से नहीं, टिहरी से लेके सब जगह। उसमें ये है कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स से चाहिए सबको, निश्चित रूप से काम चाहिए। उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा मसला वही है, लेकिन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किस किस्म के हों और क्या सूट करते हैं लोकल एनवायरनमेंट को, ये कभी बहस में नहीं है। ये जो भी प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, चाहे वो सेंटर से लेके आए या स्टेट से लेके आए, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है असल में ये देखना, ये कभी देखा नहीं जाता। आपको ऐसा लगता है कि पर्यावरण की कीमत पे विकास परियोजनाओं को बंद कर देना उचित है? उचित अब यही मसला है कि जैसे काम शुरू होता है या ज़मीन लिया जाता है, अच्छा मुआवजा दिया जाता है, तो जो स्थानीय बेरोजगार है उसको लगता है कि हमको काम तो मिल रहा है, पर्यावरण का जो होना है। आशुतोष जी, आपसे पूछना चाहूँगा, विरोध एक व्यापार में भी तब्दील हो रहा है। बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं जो विरोध के लिए विरोध में उतर रही हैं, तो आपको लगता है कि उत्तराखंड में भी ऐसे एनजीओ हैं कहीं ना कहीं या दिख रही हैं? देखिए, जो बाहर की डोनर एजेंसीज के सहारे उनके एजेंडा को आगे बढ़ा के काम कर रही हों? देखिए, जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से ये एनजीओज़ का धंधा वहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर फला फूला है। इसमें दो राय नहीं है कि एनजीओज़ के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लेकिन अगर आप परियोजनाओं का आकलन करें और परियोजनाओं की उपयोगिता देखें तो निश्चित रूप से सरकार को इस बारे में एक दीर्घकालीन एक और सुदृढ़ नीति बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बांध परियोजना बनती है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो डूब क्षेत्र में आ जाता है और वहाँ के गांव डूबने की कगार पर आ जाते हैं। तो इस समय सरकार को ये चाहिए था कि जब परियोजना शुरू होती है तो इसके आसपास के गाँवों पर इसका क्या असर पड़ेगा। रोजगार तो मिलेगा, लेकिन जब उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा तो वो किस तरह से उसको संभाल। चलिए, गंगोत्री विधानसभा सीट के बारे में हमारे दोनों विशेषज्ञों
अरविंद मोहन और आशुतोष जी की राय है कि यहाँ बेरोजगारी एक सर्वप्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है और सरकार जब कोई बड़ी परियोजना लेकर आती है तो यहाँ के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें बनती है उससे। जब ऐसी परियोजनाएं असमय बंद कर दी जाती हैं तो उन्हें निराश भी होना पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि कोई बड़ी परियोजना लाने से पहले उसका सम्यक स्टडी हो, उसके पर्यावरण पर प्रभाव को मापा जाए, देखा जाए, तब ऐसी परियोजनाएं शुरू की जाए। अब वक्त हो गया है कि हम आपको यमुनोत्री के सफर पर लेकर चले। यमुनोत्री यमुना और गंगा घाटी क्षेत्रों में बटी है और दोनों घाटियों का कल्चर अलग है। यहाँ करीब 61,000 मतदाता हैं, जिनमें से 40-42 हजार मतदाता गंगा घाटी में रहते हैं, तो 20-21 हजार मतदाता यमुना घाटी में। यमुनोत्री की सबसे बड़ी समस्या है कि इसका एक हिस्सा पिछड़ा क्षेत्र घोषित हो गया है और खालंटा, जौनपुरी जैसे अति पिछड़ा क्षेत्र अब भी ऐसे किसी घोषणा की बाट जोह रहे हैं। यह कृषि आधारित क्षेत्र है। यहाँ आलू, दालें और सब्जियों की अच्छी पैदावार होती है, पर वितरण की घोर समस्या के चलते किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। सड़कों की हालत जर्जर है, स्वास्थ्य और शिक्षा का भी बुरा हाल है। सड़कों की इतनी दयनीय स्थिति है कि एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए भी 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यमुनोत्री राजमार्ग यमुनोत्री धाम तक जाता है, पर वो भी खस्ता हाल है। 4 धाम की यात्रा का यहाँ के निवासी लाभ नहीं उठा पाते। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पुल की है। टिहरी बांध के झील में बदल जाने से कई गांव और खेत इसमें डूब गए। आवागमन के वास्ते यही एक पुल था, वह भी इसकी भेंट चढ़ गया, जिससे चिंगाली क्षेत्र के 42 गांव की ये विकट समस्या है कि वहाँ के लोग अपना आवागमन कैसे करें। पुल नहीं होने की वजह से यहाँ के लोगों को 22 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ के कांग्रेसी विधायक केदारनाथ सिंह, जिन्हें फिर से इस बार के चुनाव में पार्टी टिकट मिल गया है, वे धन बल से मजबूत हैं, पर जनता के बीच उनकी छवि इतनी अच्छी नहीं है। केदारनाथ सिंह को चुनौती दे रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के प्रीतम सिंह पवार। प्रीतम सिंह की छवि क्षेत्र में अच्छी है। कांग्रेस का सीधा मुकाबला यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल से है। सबसे पहले आशुतोष जी, यमुनोत्री क्या दिख रहा है इस बार आपको? देखिए, यमुनोत्री का जो है वो 4 धामों में से एक यमुनोत्री को माना जाता है और तीर्थ की दृष्टि से यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। ये बात सही है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ यात्रियों के लिए छोटे छोटे मोटल बनाने चाहिए थे और पर्यावरण की दृष्टि से उस तरह का सुविधाएं लोगों को दी जानी चाहिए थी पर्यटकों को, वो सरकार इसमें मुहैया कराने पुल में एक बड़ा मुद्दा है। पुल यहाँ का मुद्दा जरूर रहा है और पुल को लेकर के यहाँ बहुत राजनीति होती रही है और पुल बनाने का वायदा पिछली कांग्रेसी सरकार ने भी किया और इस भाजपा सरकार ने भी किया, लेकिन पुल लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा है और ये पुल का ना होने से यहाँ के लोगों को आवागमन में बड़ी तकलीफ है, उनको बड़ा लंबा चक्कर लगा के जाना पड़ता है और मैं समझता हूँ कि पुल इस बार यहाँ राजनीति का एक मुख्य मुद्दा बनकर उभरेगा। उत्तराखंड क्रांति दल अरविंद जी पहली बार मुकाबले में दिख रहा है कहीं और वो भी सीधी लड़ाई में है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, ठाकुर वोट बहुत हैं और गंगा जमुना 2 इलाके का झगड़ा है, तो उस हिसाब दोनों हिसाब से कांग्रेसी कैंडिडेट को मुश्किल होनी चाहिए। लेकिन कुल मिला के जो उत्तराखंड में हवा है अभी थोड़ी कांग्रेस के हक में, तो उससे मुझे लगता है कि उनकी नैया कितनी पार लगेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कि सिटिंग एमएलए होने से नाराजगी है, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। चलिए, आशुतोष जी का कहना है कि पुल इस बार यमुनोत्री में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और अरविंद जी का कहना है कि जातीय जो बंटवारा है यहाँ ठाकुर वोट बहुत निर्णायक होंगे और गंगा और यमुना क्षेत्र का जो बंटवारा है वो भी निर्णायक होगा और इत्तफाकन केदारनाथ सिंह यमुना क्षेत्र के रहने वाले हैं तो उनका एडवांटेज थोड़ा कम लगता है। यमुनोत्री का ये सफ़र जारी रहेगा, पर फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि यमुनोत्री विधानसभा सीट पर अपनी सुलझी राय देने के लिए हमारे दोनों विशेषज्ञ ने अभी भी कमर कस रखी है। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार, हम यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है आपके अपने चहेते प्रोग्राम वोट करेगा उत्तराखंड में। हम बात कर रहे थे यमुनोत्री विधानसभा सीट की। आशुतोष जी, सवाल आपसे, आपको क्या लगता है यमुनोत्री में क्या साफ बंटवारा है गंगा और यमुना क्षेत्रों को लेकर? देखिए, जो पहाड़ के विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें यमुनोत्री भी शामिल है। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र छोटे होने के बाद और परिसीमन के बाद तो क्षेत्र और छोटे हो गए हैं,
यहाँ पर पार्टी के अलावा जो उम्मीदवार विशेष है उसका भी बड़ा भारी प्रभाव है। तो मैं केदारनाथ सिंह क्या लोगों में अलोकप्रिय हो गए हैं या नहीं, थोड़ी केदारनाथ नाराजगी सिंह है? जी का लोगों में मेलजोल ठीक है, मिलना जुलना ठीक है, उनकी छवि भी ठीक है, लेकिन लोग दरअसल उनकी जो समस्याएं हैं वो उसमें वो उनका समाधान पिछले 5 वर्षों में नहीं हो पा रहा है, और वो एक सबसे बड़ी समस्या है और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आएगा। आशुतोष जी का कहना है कि विकास यहाँ एक प्रमुख मुद्दा है और यमुना और गंगा क्षेत्र का बंटवारा कोई खास मुद्दा नहीं बन पाया है। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं उत्तरकाशी जिले की तीसरी और अंतिम विधानसभा सीट पुरोला की तरफ। पुरोला विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह पहाड़ पर अवस्थित है। यह सुरक्षित विधानसभा सीट है। यहाँ 50% ओबीसी यानी अति पिछड़ा, 35% शेड्यूल कास्ट यानी दलित और 15% जनरल वोट हैं। विकास के हिसाब से देखें तो यह अति पिछड़ा क्षेत्र है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का यहाँ सर्वदा अभाव है। गांव से कहीं जाने के लिए 20 से 25 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ गोविंद वन्य पशु विहार पार्क है जिसके अंदर करीब 3 दर्जन गांव आते हैं। पार्क की सीमा के अंदर होने के कारण ये ग्रामीण अपने घर नहीं बना सकते, नल नहीं लगा सकते। लंबे समय से यहाँ की जनता की मांग है कि उन्हें पार्क की सीमा के बाहर कर दिया जाए, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो सकी है। सो इस दफे के चुनाव में यह मुद्दा यहाँ महत्वपूर्ण रहेगा। निशंक ने जब यमुनोत्री को जिला घोषित किया था तब पुरोला में इसकी कड़ी प्रतिक्रिया देखी गई थी। पुरोला के लोगों की नाराजगी को देखते हुए पुरोला को आनन फानन में नगर पंचायत घोषित कर दिया गया, जिसका मुख्यालय भी यहीं रखा गया है। यहाँ के विधायक कांग्रेस के राजेश जौठा से जनता में थोड़ी नाराजगी है। जनता का कहना है कि राजेश जौठा विधायक बनते ही विकास नगर क्षेत्र के बाशिंदे हो गए हैं। यहाँ से भाजपा के मालचंद उम्मीदवार हैं। मालचंद पैसे वाले हैं और उनकी छवि जनता के बीच ठीक है। पिछले चुनाव में भाजपा का टिकट न मिलने की सूरत में मालचंद ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जौठा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा के वोट बट गए थे और कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहा था। इस दफे भी पुरोला में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है। आशुतोष जी, सबसे बड़ी यहाँ समस्या है विकास की, और विकास न होने की, क्योंकि ये सुरक्षित क्षेत्र है और पहाड़ पर अवस्थित बहुत पैदल चलकर बहुत लोगों पैदल को जाना एक गांव पड़ता से है, दूसरे गांव। स्कूलों के लिए जाने में दिक्कत है, और यहाँ रोजगार की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है, स्कूल भी बहुत दयनीय स्कूल स्थिति भी में। बहुत दयनीय स्थिति में। सबसे बड़ी यहाँ समस्या ये है कि यहाँ टीचर्स तो अपॉइंट हो गए हैं, पेरोल पर भी उनको तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन वो वहाँ स्कूलों में दिखाई नहीं देते। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की ये है, और ये इसकी वजह से वहाँ के लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी है। राजेश जौठा, क्या लगता है लोग थोड़े नाराज हैं उनसे? देखिए, ये बात सही है कि राजेश जौठा जो है वो रहते विकास नगर में है, एमएलए वो यहाँ के हैं, पुरोला के हैं, और वो यहाँ आना जरा कम ही पसंद करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने उनको दोबारा टिकट दे करके मैं समझता हूँ कि एक गलती की है, और ये कैंडिडेट अगर बदल दिया जाता तो निश्चित रूप से उनको अरविंद फायदा जी, क्या एडवांटेज भाजपा दिखता है आपको यहाँ? दोनों वजह हैं। एक तो बीजेपी ज़्यादा ऑर्गेनाइज ढंग से लड़ रही है, और दूसरा यही कि रिवेल नहीं है। हालांकि अभी रिवेल रूल आउट नहीं करिए आप, रिवेल अभी आखिर तक आ सकते हैं, लेकिन रिवेल नहीं है। अच्छा कैंडिडेट दिया बीजेपी ने। और दूसरा राजेश जौठा, मालचंद ने जब पिछली बार चुनाव में बतौर निर्दलीय लड़ा था तो बहुत वोट लेकर आए थे और एक कड़ी चुनौती दी थी राजेश जौठा को और भाजपा उम्मीदवार को। तो लगता है इसलिए भाजपा ने इस बार उनको टिकट दिया एक तो है। वही कि कैंडिडेट बीजेपी का अच्छा आ गया, और अगर एक है तो निश्चित रूप से वो एडवांटेज का हाल है। और जौठा अपने आप में अपने कर्मों से भी हर बार विधायक कुछ न कुछ छटते ही हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये वैसी सीट होगी जिस पे कांग्रेस को मुश्किल होगी निकालने में वापस। अरविंद जी की राय है कि अगर कांग्रेस ने यहाँ राजेश जौठा को बदला होता तो वो फायदे में होती। वैसे भी कांग्रेस ने अपने कम ही विधायकों को बदला है इस बार। ज्यादातर विधायकों को, पुराने विधायकों को टिकट मिल गया है, सिर्फ एक का टिकट कटा है। तो अरविंद जी का कहना है कि जो लोगों में नाराजगी है अपने वर्तमान विधायक को लेकर, वो थोड़ी कम होती और कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। आशुतोष जी का कहना है कि यहाँ पर विकास एक प्रमुख मुद्दा होगा। और इतने गहन राजनीतिक चिंतन के बाद अब वक्त आ गया है कि आपको थोड़ा हंसाया, गुदगुदाया जाए। डॉक्टर सुनील जोगी के तरकश में हास्य व्यंग के तीरों की कितनी भरमार है, जरा हटके में देखते हैं इसका एक नजारा। टूटी फूटी सड़कें भैया, ना बिजली ना पानी है, चाहे जिसकी भी हो ये तो सत्ता की बेईमानी है।
टूटी फूटी सड़कें भैया, ना बिजली ना पानी है। चाहे जिसकी भी हो ये तो सत्ता की बेईमानी है। कुर्सी पाकर लूट मचाते और भुलाते जनता को। यूपी हो उत्तराखंड हो सबकी एक कहानी है। यूपी हो उत्तराखंड हो सबकी एक कहानी। आज का सफर बस इतना ही। उत्तरकाशी जिले की यात्रा आज यहीं समाप्त होती है। आपसे कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, अपने दोनों विशेषज्ञों अरविंद मोहन और आशुतोष उप्रेती के साथ। आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम का समापन हम अमित कल्ला की कविता कभी भी कहीं भी से करेंगे। आज बस इतना ही। त्रिदीप रमण और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम को दे इजाजत। शुभ रात्रि, गुड नाइट। गहरी नींद से जगाता है, ठहरने नहीं देता कभी भी कहीं भी। रेखाओं के इर्द गिर्द सीमांत तक एक रूप सजीवता, कैसा भाव तत्व, हाशियों पर रहस्य, सुना अनसुना शब्द, अवास्तविक तिग्म प्रकाश, अपने रिश्ते, अपने कदम, अपनी गति खोजने की जुम्बिश, किसी अकर कर्म सी उपासना अनाहत अनंत की, जहां बिखरी धवलता में चुनता फूटती डोभरियां खींचता है अंतस्थ प्रत्यंचा एक और सूत्रधार। वोट करेगा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जब से प्रचार अभियान पर राजनीतिक दलों द्वारा खर्च किए जा रहे धन पर चुनाव आयोग सख्त हुआ है, राजनीतिक दलों ने भी यूपी व उत्तराखंड में प्रचार के एक से एक हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। जाति पाति और धर्म में भारत का बंटवारा कर डाला। कहते हैं सलमान की मुस्लिम को आरक्षण देना है। कहते हैं सलमान की मुस्लिम को आरक्षण देना है।